वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पोर्टल लॉन्च के 12 घंटे में 34,000 पंजीकरण। सीएम बोली महिलाओं का भविष्य भी होगा सुरक्षित। केंद्र और दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना का पोर्टल पूर्वी दिल्ली में लॉन्च हुआ, जिसका लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनका भविष्य सुरक्षित करना है। पहले 12 घंटों में 34,000 से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण करवाया, जिससे योजना की व्यापक पहुंच और सफलता की उम्मीद है। दिल्ली निगम स्कूलों में 700 शिक्षकों की कमी, तबादलों पर शिक्षकों ने उठाए सवाल। दिल्ली नगर निगम के उत्तर पूर्वी और पूर्वी जोन के विद्यालयों में करीब 700 अध्यापकों की कमी के बीच बड़े पैमाने पर किए गए शिक्षक तबादलों पर सवाल उठने लगे हैं। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि हालिया स्थानांतरण से दोनों जोनों में शिक्षकों का संकट और गहरा गया है। उन्होंने तबादला प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने और रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की है। शिक्षकों के अनुसार हाल ही में यमुना पार के दोनों जोनों के करीब 2000 संविदा शिक्षकों के साथ बड़ी संख्या में स्थायी शिक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया। उनका कहना है कि उत्तर पूर्वी और पूर्वी जोन के निगम विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है। दिल्ली में कांवड़ शिविरों के साथ बढ़ा ट्रैफिक जाम। किन रूटों पर सबसे ज्यादा असर? हर साल सावन में कांवड़ शिविर लगते हैं, कांवड़ियों के लिए मार्ग निर्धारित होता है, लेकिन इसकी वजह से लगने वाले जाम को दूर करने का प्रयास नहीं किया जाता है। इस बार भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही है। कांवड़ शिविर लगने के साथ कांवड़िए दिल्ली से होते हुए हरिद्वार की तरफ निकलने लगे हैं। इसके साथ ही सड़कों पर जाम भी लगने लगा है। ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर व्यापक प्रबंध और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के दावे किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अलग नजर आ रहे हैं। राजधानी के कई हिस्सों में सड़क किनारे लगाए गए कांवड़ शिविरों और श्रद्धालुओं की आवाजाही के कारण लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि सामान्य दिनों में आधे घंटे में पूरा होने वाला सफर अब 1 से 1.5 घंटे तक में पूरा हो रहा है। दिल्ली के डीडीए ने 6 महीने में सुलझाई 19,779 शिकायतें। लंबित मामलों में 85% की कमी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए निरंतर निगरानी, नियमित समीक्षा और स्थानांतरित जवाबदेही बढ़ाने की प्रणाली अपनाई गई है। इसके परिणाम स्वरूप शिकायतों के निस्तारण में तेजी आई है। इस वर्ष की शुरुआत में शिकायतों की संख्या 22,940 थी, जो जून के अंत तक यह घटकर 3,167 रह गई है। डीडी अधिकारियों का कहना है कि लंबित मामलों में लगभग 85% तक की कमी आई है। 5 अगस्त को आएगी तीसरी मेरिट लिस्ट। 7 अगस्त तक कर सकेंगे कोर्स बदलाव। जेएनयू में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए तीसरी मेरिट सूची 5 अगस्त को जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों को अब तक सीट आवंटित नहीं हुई है, उनके लिए सूची प्रवेश का एक और महत्वपूर्ण अवसर होगी। तीसरी मेरिट सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर जाकर अपना आवंटन देख सकेंगे। जिन पाठ्यक्रमों में सीटें रिक्त होगी, वहां पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रवेश का दावा कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने सभी उम्मीदवारों से प्रवेश संबंधी हर अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट और प्रवेश पोर्टल पर नजर रखने की अपील की है, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण सूचना या समस्या से भी वंचित न रहे। 2009 के बाद पहली बार बढ़ेगा आपदा कर्मियों का मानदेय। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत कार्यरत प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने के मानदेय में 100% तक वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2009 के बाद पहली बार इन कर्मियों के मानदेय में संशोधन किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे वर्षों से सीमित मानदेय पर कार्य कर रहे आपदा प्रबंधन कर्मियों को न्याय मिलेगा और राजधानी की आपदा प्रबंधन व्यवस्था और मजबूत भी होगी। अंतरिम राहत लेकर कोर्ट से क्यों दूर हुए विवेक ओबराय? दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा के मामले में अंतरिम आदेश हासिल करने के बाद से अदालत की कार्रवाई से बचने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता विवेक ओबरॉय पर सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड देखने से ऐसा लगता है कि इस कोर्ट से 5 फरवरी 2026 को अपने पक्ष में आदेश मिलने के बाद वादी अब इस मामले की आगे की कार्रवाई में शामिल होने से बच रहे हैं। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने 5 फरवरी के आदेश के दायरे से 2 URL को हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया था। एक्स का तर्क था कि ये पोस्ट विवेक ओबरॉय के व्यक्तिगत अधिकारों पर
सुरक्षा से जुड़े नहीं थे और ये उसके प्लेटफॉर्म पर किसी उपयोगकर्ता द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी के तहत की गई सामान्य बातें थी। दिल्ली में पहली विशेष जज का 10 दिन में ही ट्रांसफर पीएम के निर्देश पर बना था फास्ट ट्रैक कोर्ट। नीट पेपर लीक के मामलों की तेजी से सुनवाई कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा सुनाने के लिए गठित की गई फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालिका का 10 दिनों के अंदर तबादला कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शनिवार को जारी न्यायिक अधिकारों की 137 जजों की सूची में जज अनु ग्रोवर बालिका का भी है, जिन विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालिका ने 25 जुलाई को कार्यभार संभाला था और एक सप्ताह के अंदर ही उनका तबादला हो गया। अब पूर्व में नीट सहित अन्य पेपर लीक मामले की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता इस फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी संभालेंगे। बेटी को गोद ले बच्चों के लिए इंस्टा बैन करे, पीएम को अपशब्द कहने वाली लड़की की मां की भावुक अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में घिरी 15 वर्षीय लड़की की मां का बयान भी सामने आया है। लड़की की मां ने समाचार न्यूज एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में भावुक होते हुए पीएम मोदी का शुक्रिया किया है। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का आज बर्थडे है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसे माफ करने का सबसे बड़ा उपहार दिया है। मेरे नाबालिग बेटी को पीएम मोदी ने नया जीवन दान दिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करती हूं कि वे जैसे देश के गांव-गांव को गोद लेकर समा रहे हैं, मेरी बेटी को भी गोद ले लीजिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से एक और बड़ी मांग रखी है। दिल्ली में 5000 से ज्यादा एटीएम असुरक्षित, 2000 से ज्यादा बूथों पर न सिक्योरिटी गार्ड और न शटर लोग। राजधानी में एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस की ताजा सर्वे ने गंभीर तस्वीर पेश की है। इस वर्ष शहर के 5000 से अधिक एटीएम बूथों की जांच में सामने आया है कि बड़ी संख्या में एटीएम न्यूनतम सुरक्षा मानकों के बिना संचालित हो रहे हैं। कई बूथों पर सुरक्षा गार्ड नहीं है, कहीं शटर लोग की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे या तो लगे ही नहीं हैं या पर्याप्त कवरेज नहीं दे रहे। पुलिस का मानना है कि यही कमियां एटीएम चोरी की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। लेडी श्री राम कॉलेज में छात्रों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, हॉस्टल की नई बिल्डिंग का हुआ उद्घाटन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज के हॉस्टल में अब छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद शनिवार को रेजिडेंस हॉल की पुनर्निर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे इसे दोबारा खोल दिया गया है। छात्राओं को बेहतर सुविधा देने और कैंपस का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए तैयार की गई बिल्डिंग का उद्घाटन गवर्निंग बोर्ड की सदस्य वासवी भरत राम ने किया है। मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर कनिका के आहूजा, हॉस्टल वार्डन डॉक्टर उज्जैनी रे सहित फैकल्टी सदस्य, कर्मचारी, छात्राएं और उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। हॉस्टल की बिल्डिंग की मरम्मत का कार्य SRF फाउंडेशन के योगदान से करवाया गया है। इसके तहत छत की वाटरप्रूफिंग, बाथरूम ब्लॉक का दोबारा से निर्माण, दूसरी मंजिल के कमरों में एयर कंडीशनर लगाने का काम भी पूरा हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का किया दौरा, मरीजों से संवाद कर सुनी समस्याएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने रविवार को मयूर विहार फेज 2 स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने मरीजों एवं पर उनके परिजनों से संवाद किया। सीएम रेखा गुप्ता ने मरीजों के अनुभव, सुझाव और अपेक्षाएं सुनी। इस दौरान सीएम रेखा ने कहा, जनता से सीधा संवाद ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार है। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक सुधार तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई, पीएम मोदी ने माफ कर दिया प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाली लड़की का नया वीडियो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली 15 साल की लड़की का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस नए वीडियो में वह कहती हुई सुनाई दे रही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि पीएम मोदी ने मुझे माफ कर दिया है, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वीडियो में लड़की आगे कहती है कि एक तरह से यह मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। मैंने इतनी बड़ी गलती की थी कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे माफ कर दिया जाएगा। एक बार को मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन पीएम मोदी ने तुरंत मुझे माफ कर दिया। उसने बताया कि पीएम मोदी ने मुझे माफ किया तो मैं रोने लगी थी, क्योंकि जिस इंसान के बारे में मैंने इतने बुरे अपशब्द कहे थे उसी ने मुझे माफ कर दिया। उसने यह भी कहा कि मैंने बहुत बुरे शब्द कहे थे, मुझे माफ कर देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब 40 नहीं 67 एकड़ में होगी हाई सिक्योरिटी नरेला जेल, तिहाड़ में घटेगा कैदियों का दबाव। दिल्ली सरकार नरेला में प्रस्तावित हुई सिक्योरिटी जेल के विस्तार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए सरकार ने 40 एकड़ प्रस्तावित हाई सिक्योरिटी जेल परिसर के साथ लगी 27 एकड़ जमीन अतिरिक्त चिन्हित कर दी है। इस जमीन के आवंटन के लिए जल्द ही डीडीएस अनुरोध के लिए फाइल चलाई है। अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त जमीन मिलने से नरेला में एक एकीकृत सुधार परिसर विकसित किया जा सकेगा। सरकार पहले ही
40 एकड़ भूमि पर हाई सिक्योरिटी जेल के निर्माण के लिए निविदा जारी कर चुकी है। हरीश माथुर मर्डर केस में एक्शन। दिल्ली में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शूटर एनकाउंटर में गिरफ्तार। रोहिणी जिले के कंझावरा थाना अंतर्गत प्रॉपर्टी डीलर हरीश माथुर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े 2 शूटरों से को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपितों के पैर में गोली लगी है और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार हरीश माथुर हत्याकांड की जांच के दौरान आरोपितों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को दोनों शूटरों के हाईवे से गुजरने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर टीम ने घेराबंदी की तो आरोपितों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में विशाल और राहुल के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को दबोच लिया गया। एम्स में लाइफस्टाइल एंड डाइट विषय पर हुई चर्चा। मरीजों के लिए डॉक्टरों को दी गई अहम सलाह। चिकित्सा शिक्षा केवल उपचार ही नहीं, सही खानपान और जीवन शैली भी सिखाए। इसे भी चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। यह बात नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर एम श्रीनिवास के एम्स शरीर ने क्या विज्ञान विभाग की ओर से फूड फ्यूचर फाउंडेशन और कोलिएशन फॉर फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया के सहयोग से लाइफस्टाइल इन डाइट न्यूट्रिशन वेलनेस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में कही। उन्होंने कहा कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पोषण, संतुलित खानपान और स्वस्थ जीवन शैली की चिकित्सा शिक्षा और इलाज का अहम हिस्सा बनाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चुराते थे लग्जरी गाड़ियां, अनपढ़ राशिद सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ने में माहिर, 2 गिरफ्तार। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 मेरठ चोर स्थित मवाना निवासी राशिद उर्फ काला और कैथल के विनय को गिरफ्तार किया है। राशिद पर 20 मामले दर्ज है। पुलिस के अनुसार दोनों दिल्ली समेत अन्य राज्यों से वाहन चोरी करने के साथ चोरी के वाहन खरीदकर उन्हें दूसरे राज्यों में बेचते भी थे। इनके निशानदेही पर 4 कारें बरामद की है। असम बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए मानवीय पहल जेएनयू परिसर में बनाए गए राहत सामग्री संग्रह केंद्र। असम में आए भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जेएनयू के छात्रों ने राहत अभियान शुरू किया है। जेएनयू नॉर्थ ईस्ट फोरम और जेएनयू छात्र संघ ने मिलकर परिसर में राहत सामग्री को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अभियान के तहत जेएनयू के विभिन्न हॉस्टलों में गार्ड रूम और स्कूलों के गार्ड रूम को राहत सामग्री केंद्र बनाया गया है, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक दैनिक उपयोग की आवश्यकता वस्तुएं जल्द से जल्द पहुंचाई सके। बता दें कि राहत सामग्री में गमबूट, मास्क, दस्ताने, मोजे, सैनिटाइजर, साबुन, सफाई सामग्री, बाल्टी, मग, रस्सियां, बैटरी सहित टॉर्च, मच्छरदानी, ORS, सैनिटरी नैपकिन, डिटर्जेंट और चादरें जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। इसके अलावा डिटोल, एंटीसेप्टिक क्रीम, पट्टिया, आयोडीन सॉल्यूशन और अन्य चिकित्सा सामग्री भी दान की जा सकेगी। दिल्ली में सुबह सुबह कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 2.9 रही भूकंप की तीव्रता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रविवार तड़के दिल्ली के उत्तर जिले में 2.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप तड़के 4:14 पर आया, जिस पर समय लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इस वजह से लोगों को भूकंप के झटकों का पता नहीं चला। साथ ही इसकी तीव्रता भी बहुत कम थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उत्तरी जिले के भूकंप का केंद्र था और इसकी गहराई 8 किलोमीटर थी। साथ ही भूकंप का अक्षांश 28.721 उत्तर और देशांश 76.957 पूर्व में था। राउस एवेन्यू में विशेष अदालतों का होगा उद्घाटन। नीट पेपर लीक मामले समेत गंभीर मामलों की सुनवाई होगी तेज। राष्ट्रीय सुरक्षा, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई अब दिल्ली में और तेज गति से हो सकेगी। राउस एवेन्यू कोर्ट परिसर में स्थापित विशेष अदालतों का उद्घाटन 3 अगस्त को भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत करेंगे। इन अदालतों की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की गई है। उद्घाटन समारोह में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार और न्यायमूर्ति सहित कई केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा नागरिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पूर्वी दिल्ली के अजीत नगर में नाला ओवरफ्लो से जनजीवन अस्त व्यस्त, बीमारों का खतरा बढ़ा। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के अजीत नगर और धर्मपुरा के रिहायशी इलाकों में वर्षों से चली आ रही नाला ओवरफ्लो की समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक लोगों के घरों के आगे नाले का गंदा पानी भरा रहता है। लोगों का आरोप है कि मुख्य नाले की समय पर सफाई नहीं होने से इलाके का नाला जाम हो गया है, जिसके कारण गंदा और बदबूदार पानी सड़कों पर फैल रहा है। हालात ऐसे हैं कि 1000 से अधिक परिवार गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर है। बच्चों को स्कूल जाने और लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए नाले के पानी से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि महावीर स्वामी पार्क से
पुराना सीलमपुर तक जाने वाले नाले में जगी गाद और अधूरी जल निकासी व्यवस्था के कारण सुबह शाम शिविर का पानी मुख्य मार्ग तक पहुंच जाता है। अजीत नगर की गली नंबर 7, 8 और 9 की स्थिति नारकीय बनी हुई है। यूको बैंक से 7 करोड़ की धोखाधड़ी, 25 साल पुराने केस में 3 पूर्व निदेशक दोषी, बैंक अधिकारी बरी। करीब 25 वर्ष पुरानी 7 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में राउस एवेन्यू स्थित सीबीआई विशेष अदालत ने द्वारकाधीश शिपनर्स लिमिटेड के 3 पूर्व निदेशकों को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा है कि आरोपितों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यूको बैंक से ऋण हासिल किया और बाद में धनराशि का दुरुपयोग किया। हालांकि साक्ष्यों के अभाव में बैंक के तत्कालीन अधिकारी विकास बसु को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन यह स्थापित नहीं कर सका है कि उन्होंने किसी साजिश में भाग लिया या अवैध लाभ प्राप्त किया। 105 साल पुराने सेंट्रल सेक्रेटरिएट क्लब पर बेदखली की कार्रवाई, दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा मामला। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों के 105 वर्ष पुराने सेंट्रल सेक्रेटरिएट क्लब में अपनी मान्यता रद्द किए जाने और परिसर खाली करवाने की कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट को चुनौती दी है। क्लब की याचिका पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ सुनवाई करेगी। याचिका में क्लब ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उस फैसले को मानना और कानून के विपरीत बताया है जिसके तहत क्लब की मान्यता समाप्त रखने का निर्णय बरकरार रखा था और इसके बाद संपदा निदेशालय को क्लब को परिसर में बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। प्रवेश वर्मा की मानहानि शिकायत, सौरभ भारद्वाज केस में कोर्ट में चली पेन ड्राइव, 8 अगस्त को अगली सुनवाई। राउस एवेन्यू स्थित न्यायाधीश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा दायर जन मानहानि मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष के गवाह यशदीप चतुर्वेदी का बयान दर्ज किया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल के अदालत में गवाह की जिरह के दौरान शिकायत के साथ दाखिल सीलबंद लिफाफे में रखी पेन ड्राइव को खोलकर अदालत में चलाया गया। सामग्री देखने के बाद अदालत ने पेन ड्राइव को दोबारा कोर्ट की मुहर लगाकर सील करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के पोर्ट कला बस स्टैंड पर क्लस्टर बस से कुचलकर बुजुर्ग महिला की मौत, गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह पोर्ट कला बस स्टैंड के पास क्लस्टर बस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान इंदिरा के तौर पर हुई गई है। हादसे से गुस्साए लोगों ने क्लस्टर बस में तोड़फोड़ व पथराव किया। इस संबंध में सुल्तानपुर थाने में मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने बस को जब्त कर चालक राजेश को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 11 बजे पीसीआर कॉल के जरिए खंझावला रोड स्थित पोर्ट कला बस स्टैंड पर दुर्घटना की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने इंदिरा 60 वर्षीय निवासी सुल्तानपुर को डीटीसी क्लस्टर बस की पिछले पहिए के पास अचेत अवस्था में पाया। एम्स में एनाटॉमी की पढ़ाई में एआई के इस्तेमाल पर जोर, आधुनिक शिक्षण पद्धतियां अपनाने की वकालत। एम्स में एनाटॉमी की पढ़ाई के नए तरीकों पर मंथन करते हुए शनिवार को विशेषज्ञों ने एआई आधारित शिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने कहा कि पारंपरिक तरीके अब पर्याप्त नहीं हैं। विद्यार्थियों की बेहतर समझ और कौशल विकसित करने के लिए एआई आधारित शिक्षण, नई तकनीकों और प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली को अपनाना समय की जरूरत है। शनिवार को आयोजित कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन के तहत एनाटॉमी की पढ़ाई और अधिक व्यवहारिक, छात्र केंद्रित और आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया। दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस के 138 जजों का तबादला, नीट यूजी पेपर लीक केस को मिले नए जज। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामलों की सुनवाई कर रही विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अनुग्रोवर बालिका का तबादला कर दिया गया है। अब इन मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता करेंगे। यह बताओ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस के 138 न्यायिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों और नई नियुक्तियों के तहत किया गया है। इसी क्रम में राउस एवेन्यू स्थित विशेष अदालतों में 13 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। ये अदालतें यूएपीए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम और मकोका जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई करती है। अरुण जेटली स्टेडियम में बाल सुरक्षा माह का समापन, दिल्ली पुलिस ने 200 बच्चों को दिखाया डीपीएल का मैच। केंद्रीय जिला दिल्ली पुलिस ने जुलाई माह के दौरान चलाए गए बाल सुरक्षा अभियान का समापन अरुण जेटली स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम के साथ किया। इस अवसर पर केंद्रीय उत्तर जिले के सरकारी स्कूलों, ट्रस्टों और अनाथालयों के करीब 200 बच्चों को दिल्ली प्रीमियम लीग का सेंट्रल दिल्ली किंग्स व पुरानी दिल्ली 6 के बीच पहला मुकाबला दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान मध्य जिला के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ऋषि कुमार ने बच्चों से संवाद कर उन्हें बाल सुरक्षा, उनके अधिकारों और किसी भी आपात स्थिति से पुलिस में तुरंत संपर्क करने के लिए जागरूक किया।
दिल्ली में 2706 हज यात्रियों का चयन 10 अगस्त तक जमा करनी होगी अग्रिम राशि, देर होने पर सीट होगी रद्द। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज 2026 के लिए लॉटरी के माध्यम से देश भर में लगभग 1,22,000 हज यात्रियों का चयन किया गया है। इसी क्रम में दिल्ली राज्य के कुल 2,706 हज आवेदकों का पवित्र हज यात्रा के लिए चयन हुआ है। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने चयनित सभी हज यात्रियों की बधाई देते हुए कहा कि कमेटी सभी हज यात्रियों को समय पर हर प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी ने चयन प्रक्रिया का विवरण देते हुए बताया कि चयनित 2,706 हज यात्रियों में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 440 व 45 वर्ष तथा उससे अधिक आयु की बिना मरहम महिलाओं की श्रेणी में 34, बैकलॉग श्रेणी में 81 तथा सामान्य श्रेणी में 2,151 यात्रियों का चयन किया गया है। संसद चलो मार्च में हुई हिंसा में खंगाली जा रही नेताओं की भूमिका और फंडिंग गृह मंत्रालय लेगा सबकी खबर। सीजेपी द्वारा जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान बीते 20 जुलाई को नई दिल्ली जिले में भीषण उपद्रव करने व भीड़ द्वारा संसद घेराव करने की कोशिश मामले को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त एक्शन मोड में आ गए हैं। दिल्ली की पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि विरोध प्रदर्शन में आड़ में राजनीतिक दलों के नेताओं और असामाजिक तत्वों ने संसद तक पहुंचकर देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की साजिश रची थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।